साथियों, आज की जो क्लास है बीएनएस की, उसमें हम डिस्कस करेंगे धारा 80 को। धारा 80 जो है कंसर्न है विद डाउरी डेथ। क्या कहती है धारा कि वेयर, जहाँ डेथ हुई है एक महिला की, विच इज़ कॉज्ड बाय एनी बर्न, ठीक है जी, कि कोई बर्न जो है इसको कॉज हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंटल में जो है इसकी मौत हो गई, या उसको बॉडीली इंजरी हुई है उसके कॉन्सिक्वेंटल में उसकी मौत हो गई, या कोई इसकी ऐसी मौत है जो हुई है अंडर सर्कमस्टेंसेस जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसमें सुसाइडल डेथ भी जो है इंक्लूड हो सकता है। तो उस सिनेरियो में अगर उसकी शादी के 7 साल के अंदर ऐसी घटना हुई है और ये शो किया जाता है कि उसको इस तरह की डेथ से पहले टॉर्चर किया गया, उसके साथ क्रूरता कार्य की गई, उसको हैरेस किया गया बाय हर हस्बैंड और बाय रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, तो उस सिनेरियो में वो लोग जिम्मेदार होंगे यदि ऐसा कोई हैरेसमेंट डिमांड ऑफ डाउरी को लेकर हो। तो क्लियर हो गया आपको? तो कुल मिला के जो धारा 80 है वो परिभाषित करती है डाउरी डेथ को, जिसके 4 बेसिक एलिमेंट है। पहली बात ये कि जो कंसर्न पति है या उसके जो घर वाले हैं वो इस धारा के तहत जो है जिम्मेदार होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर सून बिफोर डेथ उसको हैरेस किया गया या उसके साथ जो है क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया तो वो जिम्मेदार होंगे। तीसरी बात यह है कि इस तरह की परेशानी डिमांड ऑफ डाउरी को लेकर होनी चाहिए। और चौथी बात यह कि अल्टीमेट रिजल्ट उसका डेथ होना चाहिए, भले वो बर्न से हो या बॉडीली इंजरी से हो या उसकी मौत जो है संदिग्ध है, मीन्स वो सर्कमस्टेंसेस जो नेचुरल नहीं है, तो वहाँ पर जिम्मेदारियाँ जो है बनेंगी। साथियों, यहाँ पर एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि डाउरी का वही मीनिंग है जो सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो है स्पेसिफिक किया गया है। क्लियर हो गया आपको? साथियों, एक बात जो है आप ध्यान रखें क्लॉज नंबर 2 को लेके कि यदि कोई व्यक्ति डाउरी डेथ जो है कमिट करेगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट जो है अवॉर्ड किया जाएगा, जो कि मिनिमम जो है वो 7 ईयर है और जिसको एलआई तक जो है अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो है बात थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोई महिला जो है वो शादी के 7 साल में एक्सपायर हो गई, और अधिकांश केस जो देखने को मिलते हैं इस सिनेरियो में वो मिलते हैं सुसाइडल केस। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी वाइफ को कोई मानसिक बीमारी है या मेंटली वो अनस्टेबल है या बात बात में झगड़ा करने में उतारू रहती है या उसको कोई ऐसा एबनॉर्मल उसमें सिनेरियोज़ है, जैसे कि मान लो उसके कहीं अवैध संबंध हैं या वो नस काटने की जो है धमकी देती है या वो धमकी देती है आत्महत्या करने की, तुरंत उसको उसकी पीरियड छोड़ के आ जाओ और डिवोर्स जो है फाइल कर दो। अगर वो लटक गई या मर गई, कुछ भी हो गया उसको, तो फिर आप नहीं बचोगे, वहाँ पर ट्रबल ज़्यादा क्रिएट होगी रादर देन कि हम इन चीज़ों को जो है समेट कर वर्कआउट कर लें। देखो, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में, जहाँ भी सस्पेक्टेड स्थितियाँ हैं वहाँ पर वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है सेक्शन 81 ऑफ बीएनएस। इसमें क्या स्थिति है? कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन बाय यूजिंग डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसिंग बिलीव ऑफ लॉफुल मैरिज, कि आप उस महिला के हस्बैंड नहीं हैं पर उसको आप बिलीव दिलाना कि आप उसके हस्बैंड हैं। तो ऐसी स्थिति में किया गया इंटरकोर्स जो है वो धारा 81 बीएनएस के तहत जो है आपकी जिम्मेदारी जो है तय करेगा। बट उस जिम्मेदारी के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल हैं ये भी हम देख लेते हैं एक बार। एवरी मैन हु बाय डिसीट कॉज एनी वुमेन हु इज़ नॉट लॉफुली मैरिड। तो पहला पार्ट ये हो गया कि जो व्यक्ति है, पुरुष है, वो धोखेबाजी करने की नीयत से उस महिला को चीट करने की नीयत से उसको इंड्यूस करेगा कि वो ऐसा बिलीव करे कि वो उस व्यक्ति से लॉफुली मैरिड है, जबकि वो उस व्यक्ति से लॉफुली मैरिड नहीं है। उदाहरण के लिए लेने थे 7 फेरे ले लिए 6 फेरे, क्लियर है, तो उस व्यक्ति के संज्ञान में ये फैक्ट है कि मैरिज तो वही नहीं है। तो अल्टीमेटली कल कोई दावा करेगी मेंटेनेंस का, तो मैं तो कह दूंगा भाई कि मेरी पत्नी नहीं है। तो उस सिनेरियो में सेक्शन 81 बीएनएस के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है यदि ये प्रूव हो जाए कि उसको जो है इंड्यूस किया गया और उसके साथ जो है चीट किया गया और उसको मानने पर यह विवश किया गया कि वो उस व्यक्ति को ये मानते हुए चले कि उसके साथ उसकी लॉफुल जो है मैरिज हुई है, जबकि इनफैक्ट ये मैरिज लॉफुल नहीं है। दूसरी बात, उससे वो कोहैबिट करता है जिसमें इंटरकोर्स भी जो है शामिल है इसी बिलीव में। तो इस स्थिति में वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जिसका एक्सटेंड जो है वो है 10 ईयर का, और यहाँ पर फाइन भी जो है वो अवॉर्ड किया जा सकता है। इधर हो गया आपको? तो यहाँ पर अपन जो है 2 बात समझ गए इस धारा को पढ़ने से कि अगर कोई महिला ऐसा केस लेके आती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ जो है शादी करी पर ये शादी का ढोंग था, जबकि रियल में जो है मैरिज परफॉर्म नहीं हुई है और आप भी कहते हो मैरिज परफॉर्म नहीं हुई है, तो वहाँ पर इंटरकोर्स है। तो ऐसा इंटरकोर्स रेप तो नहीं है, पर ऐसा इंटरकोर्स बाय डिसीव है, बाय
इंड्यूसमेंट है और ऐसा इंड्यूसमेंट जहाँ पर उसको आप कंपेल कर रहे हो टू बिलीव यू एज योर हस्बैंड, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बनेगी सेक्शन 81 ऑफ BNS में, जिसमें सज़ा जो है मैक्सिमम 10 ईयर और फाइन है। अब हम लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं इस कंसर्न स्थिति का, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 83 से। सेक्शन 82 क्या कहता है कि मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। इसके केसेस जो है बहुत कॉमन है। पहले ये सेक्शन जो है नोन था कॉमनली विद सेक्शन 494 ऑफ IPC, बट अब इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया विद सेक्शन 82 ऑफ BNS। क्या कहता है ये कि हूएवर, जो कोई भी, हैविंग हस्बैंड और वाइफ लिविंग, कि जिसकी वाइफ है या जिसका हस्बैंड है और ये हस्बैंड या वाइफ जो है जिंदा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही व्यक्तियों पर इक्वल रूप से जो है लागू होगा। ये मैरी कर लेते हैं उनके जीवन काल में, और ऐसी मैरिज जो है वॉइड है, क्योंकि ऐसी मैरिज करना अपने आप में ही गलत था उस कंसर्न हस्बैंड या वाइफ के जीवन काल में। तो वहाँ पर ऐसा करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा और उसको इम्प्रिजनमेंट जो है अवॉर्ड किया जाएगा अप टू 7 ईयर्स, और इसके अलावा फाइन के लिए भी जो है वो जिम्मेदार होगा। अब आप एक बात को जो है समझिएगा यहीं पर कि ये सेक्शन जो है दो बात पे जोर देता है कि पहली बात तो उनके ज़िंदा रहते हुए ये मैरिज परफॉर्म करना। अब मान लीजिए कि वो नोन नहीं है 7 साल तक, तो ऐसा अजम्पशन कानून में है कि अगर हस्बैंड या वाइफ नोन नहीं है 7 साल तक तो उनकी डेथ जो है अज्यूम कर ली जाएगी। या इसके अलावा आपका डिवोर्स हो गया है और डिवोर्स की अपील फाइल नहीं करी है वाइफ ने, तो वहाँ पर आप मैरिज कर सकते हैं, क्लियर है। पर वो सब्सिक्वेंट मैरिज वॉइड है, ये बर्डन जो है वाइफ के ऊपर है साबित करने का, और उसके लिए उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट जाना पड़ेगा मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। अगर वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका स्टैंड जो है बहुत क्लियर रहेगा सेक्शन 82 BNS को लेके, क्योंकि अधिकांश केसेस जो लड़े गए हैं वो इन्हीं पॉइंट पे जो है जीते गए हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया गया है जिसको हम कहेंगे अब बात, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन, कि ये सेक्शन उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, नॉट टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज शैल हैव कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम सच पर्सन फॉर अ स्पेस ऑफ 7 ईयर, जो मैंने आपको भी कहा भी था, and shall not have been heard by such person as being alive within that period, provided the person contracting such subsequent marriage shall before such marriage take place inform the person with whom such marriage is contracted of real state of facts as far as same are within his or his knowledge। इस बात को थोड़ा समझिएगा, बारीक जो है ये बात यहाँ पर कही गई है कि अगर आपकी पहली मैरिज ही वॉइड हो गई तो सब्सिक्वेंट मैरिज आप कर सकते हो, क्लियर हो गया आपको। दूसरी बात ये है कि अगर आप सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म करने जा रहे हो तो उस कंडीशन में ये भी पॉसिबिलिटी कि आपकी वाइफ या हस्बैंड जो है कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट है, समाज से 7 साल के लिए ढूंढने के प्रयास कर लिए तब भी वो नहीं मिले। तीसरी बात है कि जब भी आप सब्सिक्वेंट मैरिज करो तो इस तरह के फैक्ट को डिस्क्लोज जरूर कर दो। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो वहाँ मारे जाओगे। अब आपने डिस्क्लोज कर भी दिए तो कौन मानेगा, इसलिए लिखा पढ़ी पर जोर दिया है पार्लियामेंट ने। लिखा पढ़ी जरूर करें, लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो वहाँ पर मारे जाएंगे। लिखा पढ़ी तरीके से करनी पड़ेगी आपको, सही लिखा पढ़ी ही आपको जीवन दान दे पाएगी, गलत सलत लिखा पढ़ी करेंगे तो वहाँ पर आप मारे जाएंगे। और सब क्लॉज नंबर 2 है कि अगर ऐसा आपराधिक कृत्य किया जाएगा, आपराधिक कृत्य क्या है कि whoever commit the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom subsequent marriage is contracted, कि subsequent marriage जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट कर ली है बट प्रीवियस मैरिज का फैक्ट जो है आपने छुपा लिया है या मटेरियल फैक्ट जो है आपने छुपा लिए हैं, तो उस सिनेरियो में ये फैक्ट जो है ये आपके लिए घातक होगा और इस सिनेरियो में जो दोषी व्यक्ति है उसको इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा, जिसका एक्सटेंड जो है वो 10 ईयर तक हो सकता है। उस कंडीशन में ये दोनों ही प्रकार की जो स्थितियाँ हैं वो बताई गई हैं अवेलेबल इस सेक्शन में। क्लियर हो गया आपको? तो नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे सेक्शन 83 BNS से कंटिन्यू होके, तो आप जो है पढ़ के आइएगा ताकि कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें और मेरे से जो है आप क्वेश्चन पूछ सकें। और जल्दी जो है मैं लाइव भी शुरू करने वाला हूँ इस सब्जेक्ट पे, तो मेरा निवेदन ये कि आपकी जो भी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहा करें और नियमित रूप से जो है स्टेटस को देखते रहा करें व्हाट्सएप के, ताकि आपको ऐसे लाइव के बारे में जो है जानकारियाँ जो है मिलती रहें और आप ऐसे लाइव में आकर और अपने नॉलेज को एनहांस करके इस तरह के अपडेट्स जो है प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 83 BNS के जो है तहत। टिल देन जय हिंद जय भारत।